हेलो एंड वेलकम टू द वाटर स्टडी सेंटर। आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम कुछ एक थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे एंड कुछ एक एग्जांपल्स को आज इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। हमने इरेशनल नंबर के बारे में ऑलरेडी क्लास 9th के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है, एंड उसी का थोड़ा सा रिवीजन होगा इस क्लास के अंदर। डन। तो जरा स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक का नाम हमारे एनसीईआरटी के अंदर देके रखा हुआ है वो वही देके रखा हुआ है कि रिविजिटिंग द इरेशनल नंबर। चलो देखो हमारे पास क्या देके रखा हो, रिविजिटिंग द इरेशनल नंबर। रिविजिटिंग द इरेशनल नंबर यही इसीलिए देके रखा हुआ है क्योंकि हमने ये इरेशनल नंबर के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है। क्या पढ़ रखी है जरा देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर के बारे में डेफिनेशन है कि एन इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ठीक है, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फ्रैक्शन p by q where p and q are the integers and q is not equals to 0। अच्छा, ये स्लाइड क्यों लेके आया मैं? ये स्लाइड भी इसलिए लेके आया क्योंकि अगर अभी भी किसी को नंबर के बारे में कंफ्यूजन है कि रियल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, तो अगेन आपको क्लास 9th की वीडियो देख के आनी पड़ेगी। क्लास 9th जो मेरे पास फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट ही लेक्चर देके रखा हुआ है ना, उसी में ये सारे के सारे स्लाइड्स में मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। डन, क्लियर हो गई बात, ठीक है। लेकिन अपन वापस से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इरेशनल नंबर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो अगर तुम्हें याद हो, ठीक है, तो मैंने तुम्हें समझाया था कि मेन तो हमारे पास क्या होता है, तो मेन हमारे पास होता है रियल नंबर। और इसी रियल नंबर के दो अलग अलग हमारे पास पहलू होते हैं। एक होता है हमारे पास क्या, रैशनल नंबर, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, तो दूसरा होता है हमारे पास इरेशनल नंबर। और जो हमें यहाँ पर अभी स्टडी करना है ना, वो इसी इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। अब तुम जरा मुझे बताओ कि इरेशनल नंबर के बारे में हम क्या क्या जानते हैं। पहली बात तो हम ये जानते हैं कि रियल नंबर के दो जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से मिलते नहीं है। मतलब ये रैशनल नंबर कंप्लीटली अलग है यानी ये इरेशनल नंबर कंप्लीटली अलग है। अगर कोई एक नंबर हमारे पास रैशनल नंबर है तो वो इरेशनल नहीं हो सकता, और अगर वो इरेशनल है तो वो रैशनल नहीं हो सकता। इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखना। चलो और बताओ, और इरेशनल नंबर के बारे में क्या जानते हैं? तो हम ये जानते हैं जिसको p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। डन, क्लियर हो गया। उसके बाद और क्या जानते हैं, तो हमने इसके बारे में ये भी पढ़ के रखा था कि इसका जो प्राइम फैक्टरेशन बोल रहा हूँ, इसका जब मैं डेसिमल एक्सपांशन करता हूँ तो वो डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है, तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। एंड दूसरा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये बिल्कुल एक ही लाइन है, ये अलग अलग मैं तुम्हें नहीं लिख रहा हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इसका डेसिमल एक्सपांशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर √2 लिख रहा हूँ तो ये √2 इरेशनल नंबर हो गया, √3 इरेशनल नंबर हो गया, √5 इरेशनल नंबर हो गया। तो हमने लास्ट वाली क्लास में सिर्फ इनको पहचानना सीखा था कि जो √2 दे के रखा हुआ है, जो हमारे पास √5 दे के रखा हुआ है, जो हमारे पास √3 दे के रखा हुआ है, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। इसको हम कैसे पहचानेंगे? डन। लेकिन यहाँ पर हम इसी चीज़ को प्रूफ करने वाले हैं। एक लेवल थोड़ा सा आगे अप जाके हम इनको प्रूफ करेंगे कि ये हमारे पास क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। इसको कैसे प्रूफ कर रहे हैं, चलो जरा आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें पहले कुछ एक टर्म्स को समझना है, कुछ एक थ्योरम्स को समझना है, क्योंकि जब हम प्रूफ करने जाएंगे √2 √3 की हमारे पास इरेशनल नंबर है, उसके अंदर ये टर्म्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। डन। चलो पहला टर्म हमारे पास दे के रखा हो को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो ये जो को प्राइम नंबर्स होते हैं बेसिकली ये पेयर्स में होते हैं, ठीक है। मतलब ये दो नंबर एक साथ पेयर में हम उनको को प्राइम कहते हैं। किसको कहते हैं? तो हम को प्राइम उसको कहते हैं जिसका HCF, यानी कि अगर मैं यहाँ पर HCF निकाल रहा हूँ दो नंबर्स का A एंड B का, और HCF अगर हमारे पास 1 आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। या फिर दूसरे भाषा में मैं तुम्हें ये बोलूँ कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं जो 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ही नहीं होते, तो अगर वो डिवाइड नहीं होते तो उन्हीं को हम बेसिकली क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि जो हमारे पास 21 है एंड 23 है, ये 21 एंड 23, तुम जरा मुझे ये बताओ
कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में ये 21 एंड 23 दोनों एक साथ आता हो। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये दोनों के दोनों नंबर सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है, 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो मैं इनको क्या बोलूँगा कि भैया फिर तो ये दोनों को मैं क्या बोल सकता हूँ, इनको मैं बोल सकता हूँ को प्राइम। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, ये प्राइम वो प्राइम नंबर से रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये को प्राइम कंप्लीटली एक अलग टर्मिनोलॉजी है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूँगा कि 25 एंड 30 क्या ये हमारे पास को प्राइम नंबर होगा? आंसर है नहीं, क्योंकि 1 के अलावा 5 भी है जिसके टेबल में 25 एंड 30 ये दोनों आता है। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये हमारे पास को प्राइम नंबर नहीं है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि 19 एंड 17 क्या ये हमारे पास को प्राइम नंबर होगा? आंसर है जी हाँ, ये हमारे पास को प्राइम नंबर होगा। तो अभी हमने यहाँ पर ये समझा कि हमारे पास को प्राइम नंबर होता क्या है। डन, क्योंकि इसको मैं इस्तेमाल करूँगा जब मैं प्रूफ करने जाऊँगा तब। आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट। चलो देखो, अब हमारे पास मेन थ्योरम यहाँ पर आती है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम को हमें प्रूफ तो नहीं करना क्योंकि हमारे एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ इसको लर्न जरूर करना है। मतलब ये जो रिजल्ट दे के रखा हुआ है ना, इसके रिजल्ट को हमें याद करना है। क्या दे के रखा हुआ, जरा पढ़ते हैं। लेट P बी अ प्राइम नंबर। मान लेते हैं कि P एक प्राइम नंबर है। तो मान लेता हूँ कि P हमारे पास एक नंबर ले लेता हूँ, वो नंबर क्या ले लेता हूँ? प्राइम नंबर। मैं 5 ले लेता हूँ। डन। लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी कि जो अगर P है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन P डिवाइड a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, हटा दो इसको। डन। फिर से हमारे पास P 5 दे के रखा हुआ है। अगर ये जो P है वो किसी a स्क्वायर नंबर को डिवाइड कर रहा है, डन, डिवाइड कर पा रहा है ये 5, तो ये a को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें यहाँ पे ये बोलता हूँ कि a स्क्वायर की वैल्यू 225 लेता हूँ। 225 ही क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने बोला कि a स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकना चाहिए, ठीक है, ये जो नंबर देके रखा हुआ। तो ये जो 225 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। जरा सोचो, तो उन्होंने हमें ये बोला है कि अगर कोई एक ऐसा प्राइम नंबर है 5 और अगर ये जो 5 है ये 225 को अगर डिवाइड कर रहा है तो ये 15 जो अंदर वाला नंबर है इसको भी डिवाइड कर पाएगा। सीधा सा मतलब बस इसका ये समझो कि अगर कोई स्क्वायर वाला नंबर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि 9 ही हो गया। अब ये 9 किसी न किसी का स्क्वायर होता है ना, मैं बोलूंगा हाँ जी 3 का स्क्वायर होता है। तो मैं तुमसे ये पूछूंगा ये जो 9 है ये तुम मुझे ये बताओ कि इसको कौन डिवाइड कर सकता है? तो मैं बोलूंगा इसको तो 3 डिवाइड कर सकता है। तो मैं बोलूँगा कि अगर तुम इसको कन्वर्ट करते हो 3 के स्क्वायर के फॉर्म में तो जो 3 है ये इस 3 को भी डिवाइड कर पाएगा। आगे चलते हैं, एक और चीज़ समझाता हूँ वापस से, ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ और फिर समझाता हूँ यहीं पर। इरेज ऑल द। चलो फिर से, पहले तो याद रखो जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो याद करते, फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अदरवाइज फिर इसको याद कर लेना। डन। देखो हमें याद ये करना है कि अगर कोई एक प्राइम नंबर P है और ये जो P a स्क्वायर को अगर डिवाइड कर पा रहा है, डिवाइड कर पा रहा है का मतलब क्या कि P के टेबल में ये a स्क्वायर वाली जो वैल्यू है ये आ रही है, तो P के टेबल में ये a वाली वैल्यू भी आएगी। डन, समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि एक नंबर है हमारे पास 3। अब तुम जरा मुझे बताओ क्या ये जो 3 है ये एक प्राइम नंबर है? आंसर है हाँ। तो अगर ये 3 के टेबल में 36 आ रहा है, अब मैंने 36 ही क्यों लिया, 35 क्यों नहीं लिया? क्योंकि उन्होंने बोला a स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो मैं बोलूँगा हाँ जी कन्वर्ट किया जा सकता है। इस 36 को तो मैं 6 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। फिर से सुनो, 3 एक प्राइम नंबर है, अगर ये जो 3 है 36 को डिवाइड कर सकता है, यानी कि a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। a की वैल्यू अब जरा मुझे बताओ क्या हो गया, a की वैल्यू यहाँ पर 6 हो गया, तो ये जो 3 जो है ना ये 6 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। इस चीज को याद रखना है। डन, ठीक है। तो अगर हमारे पास p डिवाइड कर रहा है, p एक प्राइम नंबर होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना ना, 2 यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ। तो अगर हमारे पास p प्राइम नंबर है और अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। इस चीज को बस हमें याद कर लेना है। डन।
ये मैंने तुम्हें समझाया और मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, वरना एक बार के लिए वापस से पीछे स्लाइड करो एंड रिपीट करके देखो। डन, चलो वापस आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर थ्योरम फाइनली आती है कि √2 इरेशनल नंबर है, इसको हमें प्रूफ करना है। अच्छा ठीक है, जब मैं ये √2 प्रूफ करवाऊंगा ना तो इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेकिन इसी के तर्ज पे बहुत सारे क्वेश्चंस और आएंगे, तो वहां पर मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा। डन, तो ये √2 को मुझे इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा एक भी पेपर नहीं है जिसके अंदर ये क्वेश्चन ना पूछा गया। या तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर इसी के साथ कुछ और ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 2 + √3, इसको मुझे प्रूफ करना रहता है कि हमारे पास इरेशनल नंबर है, मतलब मुझे इरेशनल नंबर तो प्रूफ करना ही करना है। डन, क्लियर हुआ? अब जरा सुनो ध्यान से ना, पहले समझ लो कि हम किस तरीके से इसको करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारा इसके अंदर लिखना पड़ता है और मेरे साथ साथ लिखते चलना एक एक स्टेप को, तो जाके समझ में आएगा, क्योंकि बहुत लंबा स्टेप्स है ना। डन, तो हमारे पास √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना, हम किस तरीके से प्रूफ करने वाले, पहले वो तरीका समझ लो। तरीका हमारे पास ये है कि हम इसको प्रूफ करने वाले बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड ये होता है, फॉर एग्जांपल किसी एक्स को मैं ले लेता हूँ, चलो राम को ले लेता हूँ, मान लेते हैं कोई एक राम है, ठीक है, या फिर श्याम ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, या फिर रोहन ले लो या फिर सोहन ले लो, सोहन ले लेते हैं, ठीक है। कोई एक एक्स इंसान है सोहन, एंड मैं उस सोहन को बोलता हूँ कि सोहन ये लड़का बहुत ही गधा लड़का है, मतलब इसको कुछ नहीं आता, बेवकूफ़ लड़का है, कोई पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी नहीं करता, नथिंग। सोहन बिल्कुल बेवकूफ़ लड़का है। उसने अपने दिल पे ले लिया, उसने क्या बोला कि नहीं ऐसे कैसे बोल दिया सर ने, और सर ने क्या बोला कि अरे इन्होंने मुझे बेवकूफ़ बोल के रखा हुआ है, अब तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, ठीक है। और पढ़ाई करके जब अगला टेस्ट हुआ तो उसने टेस्ट में से बिल्कुल फुल में से फुल नंबर लेके आ गया मैथ्स के अंदर। अब तो मेरे को भी शर्मिंदगी हो गई। मैंने क्या सोचा, अरे मैंने इसको तो बेवकूफ़ बोला था और ये फुल में से फुल लेके आ गया। इसका मतलब क्या कि मैं रॉन्ग हूँ। जो मैंने वो वर्ड्स बोले थे उसके लिए कि भाई वो बेवकूफ़ है, गधा है, ढोर है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो मुझे मेरे शब्द वापस लेने पड़ेंगे। एंड फिर ऑटोमेटिक उस वर्ड्स को मैं क्या बोलूँगा कि भैया नहीं, वो तो एक इंटेलिजेंट लड़का है। समझ पा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी कि यहाँ पर अगर √2 को मुझे इरेशनल प्रूफ करना है ना, तो मैं इसको इरेशनल प्रूफ नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि √2 इरेशनल नहीं है, ये तो रैशनल है। और रैशनल मान के जब मैं आगे सॉल्व करते जाऊंगा तो वो रैशनल की प्रॉपर्टीज को तो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। जब वो रैशनल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो मैं बोलूँगा नहीं, इसका मतलब मैं गलत बोल रहा था। मैं क्या बोल रहा था कि भैया वो रैशनल नंबर है, लेकिन वो रैशनल नंबर तो है ही नहीं, वो तो क्या हो गया हमारे पास इरेशनल नंबर। कुछ ऐसा ही जैसे मैंने यहाँ पे सोहन को बोल रहा हूँ कि भैया वो बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट है, लेकिन जब ये वीक स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टी है वो मैं देखने गया कि भाई एग्ज़ाम में इसको कितने नंबर आए, ऑब्वियस सी बात है उसी से प्रॉपर्टी उसकी सेटिस्फाई होगी। तो एग्ज़ाम के अंदर तो उसको फुल नंबर आ गए। तो अब जरा मुझे बताओ, ये जो सोहन है ये फुल नंबर अगर लेके आ रहा है तो ये फुल नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो वीक स्टूडेंट की तो हो ही नहीं सकती ना। ये तो क्या होगा हमारे पास, ये तो हमारे पास बिल्कुल क्या होगा, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्या इंटेलिजेंट स्टूडेंट की प्रॉपर्टी हो गई। तो ऑटोमेटिक मैंने इसको क्या मान लिया, वीक, लेकिन मैंने प्रूफ कर दिया कि नहीं इसको तो फुल में से फुल नंबर है, और जैसे फुल में से फुल नंबर है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, इंटेलिजेंट हो गया। मुझे इंटेलिजेंट प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसी को हम कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, कि भैया मैं कुछ उल्टे तरीके से, अलग तरीके से मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। वैसे ही जो हमारे पास इरेशनल नंबर देके रखा हुआ है, तो ये रियल नंबर के दो पार्ट्स होता है, एक होता है रेशनल एंड दूसरा क्या रहता है हमारे पास इरेशनल। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मुझे इरेशनल प्रूफ करना है, तो मैंने शुरुआत में इसको रेशनल मान लेता हूँ, लेकिन वो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो ऑटोमेटिक हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। डन, स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 और मेरे साथ साथ कॉपी के अंदर लिखते चलना। डन, चल स्टार्ट करें, फिर स्टार्ट करते हैं ना, मेरे साथ साथ कॉपी के अंदर लिखना तो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखो √2 इज इरेशनल नंबर, तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट सपोज √2 इज अ रेशनल
रेशनल नंबर। मान लेते हैं कि जो हमारे पास √2 दे के रखा हुआ है वो एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देन √2 को मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब मैं हर चीज़ साइड में थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा भी, सही डन। तो मैंने क्या बोला कि अगर मान लेता हूँ कि हमारे पास रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को तो मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। कॉमा करके यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या कि वेयर p and q, वेयर p and q आर इंटीजर्स। जो p and q है ये क्या हमारे पास इंटीजर्स है। एंड जरा मुझे बताओ एक और हम लाइन लिखते हैं क्या, q इज नॉट इक्वल्स टू 0। हमारे पास p and q क्या है, इंटीजर्स है एंड q की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, अब जरा मुझे बताइए जो p और q दे के रखा हुआ है √2 की वैल्यू, ये √2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। फॉर एग्जांपल 2/6 हो सकता है, 5/10 हो सकता है, 9/18 हो सकता है, ठीक है, 6/36 हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अगर मैं तुम्हें 6/36 ले रहा हूँ या फिर मैं 1/6 ले रहा हूँ, बात बराबर ही। लेकिन शुरुआत में हमें ये बात नहीं पता रहती है कि 6/36 है कि 1/6 है, भले ही उन दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम हो। डन। तो हमने जब यहाँ पे लेके रखा हुआ है कि देन √2 इज इक्वल टू p/q वेयर p and q आर द इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि हो सकता है कि p and q हमारे पास को प्राइम नंबर नहीं हो। को प्राइम नंबर नहीं हो का मतलब क्या हो गया कि हो सकता है कि 6 and 36 किसी न किसी नंबर से हमारे पास क्या हो, डिवाइड होता रहे। डन। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सपोज p and q have a common factor other than 1। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि p और q जो हमारे पास दे के रखा हुआ है ये 6/36 हो, यानी कि 6/36 किसी न किसी नंबर से कैंसिल हो सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कैंसिल करके 1/6 लिख दिया। तो वैसे ही मैंने बोला कि हो सकता है कि 6/36 जैसा कुछ केस हो। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि सपोज p and q हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला 6। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि आफ्टर डिवाइडिंग by that common factor, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, जैसे मैंने वहाँ पे कॉमन फैक्टर से इन दोनों को डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद क्या आ गया हमारे पास 1/6। वैसे ही जब ये p और q को, ये जो हमारे पास दे के रखा हुआ है, ये p और q को जब मैं कैंसिल करूँगा तो कैंसिल करने के बाद क्या आएगा, तो ये हमारे पास आएगा √2 इज इक्वल टू a/b। ये ध्यान समझना, p और q क्या था, उसके कुछ ना कुछ फैक्टर थे 1 के अलावा। तो 1 से मैंने जब कैंसिल कर दिया तो कैंसिल करने के बाद ये a/6, मतलब ये जो a और b दे के रखा हुआ है ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है, क्योंकि मैंने तो कैंसिल आउट कर दिया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि हियर, क्योंकि जब मैंने पूरा का पूरा कैंसिल आउट कर दिया है, हियर a and b आर को प्राइम। अब ध्यान रखना, यहीं से हमारी कहानी मेन स्टार्ट होती है कि हमने यहाँ पर इसको क्या बोल दिया, ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया कि जो हमारे पास a और b है, ये a और b क्या है हमारे पास को प्राइम नंबर्स है। और अगर ये को प्राइम नंबर है इसका मतलब क्या कि a और b किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता 1 के अलावा, क्योंकि अगर वो डिवाइड हो सकता था तो वो तो p और q हो सकता था, जैसे 6 और 36 हुआ। लेकिन कैंसिल करके अगर मैंने 1/6 कर दिया तो 1/6 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता है। डन। ठीक है, लिखो जरा इसको, है ना, अभी बहुत लंबा है, उसके बाद पूरा एक साथ समझाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बोला, a and b हैव द को प्राइम नंबर। कितना हो गया, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे नाम दे दिया। अब आगे के प्रोसीजर ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे लिखा कि √2 इज इक्वल टू a/b। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा।
हमने b को ऊपर ले गए तो कितना आ गया हमारे पास √2b इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास a आ गया। डन, इरेजर हट जा। चल ये हमारे पास क्या आ गया a आ गया। अब यहाँ पे जब मैं करूँगा स्क्वायर तो यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, जब मैं दोनों साइड यहाँ पे स्क्वायर करूँगा तो √b का स्क्वायर जब मैं यहाँ पे करूँगा तो कितना आ गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इस इक्वेशन की भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो इसी को मैं क्या मान लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूँ। डन, तो हमने क्या किया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। और मेन अब हमें यहीं से चीज़ें समझनी है, ठीक है, कि हमारे पास क्या होती है। देखो साइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अगर दे के रखा हुआ है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में 2। डन, ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसको हमें समझना है कि इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ। अभी तक हमने क्या किया कि a अपॉन b लेके आए, यहाँ पे क्रॉस किया और दोनों साइड स्क्वायर कर दिया और 2 को हमने नीचे भेज दिया। जैसे मैंने 2 को नीचे भेजा तो इसका मतलब जरा समझने की कोशिश करो। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं a स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना ये जो 2 दे के रखा हुआ है ये 2 प्राइम नंबर है। तो अगर मैं a स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रही जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, यानी कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो के एंड फिर मेरे पास b स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब फिर से समझाता हूँ, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर मैं a स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास वैल्यू आ रही है। इसका मतलब a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि हेयर a स्क्वायर इज क्या हो गया a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर यहाँ पर a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि देन a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे ये पूरा का पूरा एज इट इज, इसके जस्ट आगे ये कॉपी करना। ठीक है, और ये जो a इज डिवाइडेड बाय 2 इसको मैं यहाँ पर कौन सा इक्वेशन, इसको मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ कि ये हो गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन। डन, इसके आई का प्रोसीजर चलते हैं। जब ये हमारे पास a डिवाइडेड बाय 2 दे के रखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a 2 से डिवाइड हो सकता है तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि a के अंदर अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा। उसको मैंने क्या मान लिया c, क्योंकि हमने लास्ट इक्वेशन में ये बोल के रखा कि a इज डिवाइडेड बाय 2। अगर a 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमने बोला कि a को 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ तो इंटीजर वैल्यू आएगी, वो इंटीजर वैल्यू क्या होगी मेरे पास c। अब जब मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये a की वैल्यू कितनी हो गई 2c, और ये a की वैल्यू 2c उठा के मैं मेरे सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा। ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ कि पुट इन इक्वेशन सेकंड। अब तुम जरा मुझे बताओ सेकंड इक्वेशन था क्या, तो ये था 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया a स्क्वायर। अब a की वैल्यू 2 से जब पुट करूंगा तो ये हो गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, और जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये हो गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। 2 से जब मैं यहाँ पे कैंसिल करूंगा तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 2c स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दो, ये 2 से मैंने यहाँ पे 4 को कैंसिल किया तो 2c स्क्वायर हो गया। एंड 2 जब यहाँ पर नीचे जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा जरा मुझे बताओ, यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका भी मतलब जरा समझने की कोशिश करते हैं। क्या देके रखा हुआ है, ये देखे रखा हुआ b स्क्वायर को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ आंसर क्या आ रहा है c स्क्वायर। तो क्या यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ, जरा मुझे बताओ कि हियर, यहाँ पे देखो हियर b स्क्वायर इज क्या हो रहा है, b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड हो रहा है, b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2। और अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देन b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय कितना हो गया हमारे पास 2। क्लियर हुआ। और यहाँ पर मैं इक्वेशन देता हूँ, ये इक्वेशन कौन सा हो गया जरा मुझे बताओ। अभी तक हमने कितने, थर्ड इक्वेशन, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। देखो हमने कहानी यहाँ से स्टार्ट करी थी और करते करते इसके ऊपर जो इक्वेशंस है ना, फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन के ऊपर ज़रा ध्यान दो। मैं यहाँ पे तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन कहाँ थी हमारे पास, जरा मुझे बताओ। ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन कि a एंड b आर द को प्राइम्स।
को प्राइम का मतलब क्या होता है? ए एंड बी आर द को प्राइम का मतलब ये होता है कि जो ए है और जो बी है इन दोनों को 1 के अलावा कोई डिवाइड नहीं कर सकता। थर्ड इक्वेशन क्या बोलती है? ए को 2 डिवाइड कर सकता है, और यहां पर फोर्थ इक्वेशन क्या बोलती है कि बी को भी 2 डिवाइड कर सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ये माना कि ए और बी ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है, और जस्ट उसके बाद ही जब मैं सॉल्व करते गया तो उसके अंदर मुझे ये पता चलता है कि ए और बी को तो 2 डिवाइड कर सकता हूं। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं हल्की सी कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे शो हो रही है? क्या कॉन्ट्राडिक्शन शो हो रही है? कॉन्ट्राडिक्शन शो ये हो रही है कि एक जगह मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो ए और बी है वो को प्राइम नंबर है, एंड दूसरी जगह मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि ए और बी को 2 डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डन। तो यहाँ पर अब मुझे बस लाइंस लिखनी है। क्या लिखनी है? मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन कौन सी? थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, जब मैं थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन को देख रहा हूं, है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ ए एंड बी इज क्या हो रहा है? ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय किससे? डिवाइडेड बाय 2, है ना। दैट इज इसका मतलब क्या हुआ कि ए एंड बी हैव एट लीस्ट 2 as a common फैक्टर। इसका मतलब समझाता हूं मैं तुम्हें, ना। इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से हमें यह समझ में आता है कि ए और बी को 2 डिवाइड कर सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम ए एंड बी के 2 तो कम से कम उसका फैक्टर है ही से, है ना। लेकिन ये जो हमारे पास लाइन है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। यहां पे लिखता हूं बट इट कॉन्ट्रडिक्ट मतलब विरोधाभास की बात चल रही है, ना। इट कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ए एंड बी आर को प्राइम एज इन इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर अगर मैं देखता हूं तो फर्स्ट इक्वेशन को ये जो लाइन है ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है कि भाई एक जगह तो मैं बोल रहा हूं कि को प्राइम नंबर है और एक जगह बोल रहा हूं कि नहीं ए एंड बी को तो 2 डिवाइड कर सकता है, ना। ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारे पास क्यों आए? यहां पे लिखता हूं दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है, रॉन्ग अजम्पशन। अब जरा मुझे बताओ हमने रॉन्ग अजम्पशन क्या लेके रखा था? यहाँ पे राइटिंग थोड़ा सा देख लेना। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। अब जरा तुम मुझे ये बताओ कि रॉन्ग अजम्पशन था क्या? रॉन्ग अजम्पशन ये था हमारे पास कि लेट सपोज √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो रॉन्ग अजम्पशन हमने ये लेके रखा हुआ है। एक मिनट, हाँ। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस ड्यू टू अ रॉन्ग अजम्पशन दैट इज √2 इज अ क्या है हमारे पास? रैशनल। हमने यही तो लेके रखा था। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे बोलूंगा कि अगर हमारे पास ये रॉन्ग अजम्पशन है कि √2 रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है, मतलब √2 रैशनल नंबर है, ये हमारा रॉन्ग अजम्पशन अगर है, इसका मतलब क्या कि अगर वो रैशनल नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? इरेशनल। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा कि सो वी कंक्लूड दैट √2 इज अ क्या हो गया हमारे पास? इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। इसको बेसिकली याद ही करना है, ऐसा समझो, है ना, क्योंकि आधे ज़्यादा इसके अंदर थ्योरी है जो सेम टू सेम थ्योरी रिपीट होती है ना। वापस चलता हूँ मैं और फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, क्योंकि एक बार समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास सारे के सारे जो क्वेश्चन है जो इस तरीके के हैं वो हम कर लेंगे। देखो, लेट सपोज √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमने मान लिया कि √2 क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो हमारे पास √2 को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और अगर ये इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसका मतलब क्या हुआ? P एंड Q क्या होंगे? इंटीजर्स, एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। हमने ओवरऑल पूरी डेफिनेशन उनको समझा दी।
हमने यहाँ पे शुरुआत में ये माना कि P और Q के एक कॉमन फैक्टर है जिससे मैं कैंसल आउट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे P अपॉन Q, मुझे नहीं पता ना ये P और Q के नंबर्स क्या हैं। ये ऐसा नंबर भी तो हो सकता है, जरा मुझे बताओ कि ये 10 अपॉन में 20 ले लूँगा, तो ये 10 एंड 20 का कॉमन फैक्टर क्या हो गया 10, तो 10 से कैंसिल करके ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2। तो ये जो P और Q को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 10 अपॉन में 20 जैसे नंबर से रिप्रेजेंट कर। तो मैंने क्या बोला कि आफ्टर डिवाइडिंग बाय दैट कॉमन फैक्टर, अगर मैं उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दूंगा तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा, तो मैंने बोला कि √2 = a अपॉन में b, और यहाँ पर a और b को प्राइम नंबर होंगे। जैसे यहाँ पर जब मैंने डिवाइड किया तो 1 और 6 क्या हो गए, को प्राइम नंबर हो गए, 1 और 2 क्या हो गए, तो ये हमारे पास को प्राइम नंबर हो गए। उसी तरीके से यहाँ पर भी ध्यान से देखो, जो a और b है ये दोनों के दोनों क्या हो गए हमारे पास को प्राइम नंबर। तो हमने क्या बोला √2 = a अपॉन में b। अब यहाँ से मेन कैलकुलेशन हमारी स्टार्ट होती है, और जो हमने वो को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो हमने वो थ्योरम के अंदर पढ़ा था, वो सारी की सारी चीज़ें अब यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएंगी। देखो मैंने b को ऊपर लेके गया तो ये हो गया √2b = a। दोनों साइड जब मैंने स्क्वायर किया तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके यहाँ पे हो गया 2b² = a², और जब मैंने 2 को नीचे किया तो ये b² = a² अपॉन में 2 हो गया। डन, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। तो मैंने इसका मतलब समझा, इसका मतलब क्या है जरा मुझे बताओ। देखो इसका मतलब मैंने तुम्हें ये समझा कि ये जो हमारे पास दे के रखा हो b² = a² अपॉन में 2, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं a² के अंदर 2 से डिवाइड करता हूं तो हमारे पास कुछ ना कुछ नंबर आ रहा है, वो नंबर क्या है हमारे पास b²। तो हमने बोला कि अगर ये हमारे पास b² आ रहा है तो हमने क्या बोला कि a² इज डिवाइडेड बाय 2, जो हमारे पास a² है ये 2 से डिवाइड होगा। और अगर a² इज डिवाइडेड बाय 2 है, इसका मतलब क्या कि a भी हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमने वहाँ पे इक्वेशन मान ली, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया हमारे पास 3rd। आगे बढ़े हमने बोला कि अगर a 2 से डिवाइड हो सकता है तो a को 2 से डिवाइड करके हमारे पास एक नंबर क्या आ गया, वो नंबर हमारे पास आ गया c। तो हमने बोला a = कितना आ गया 2c। डन। तो हमने बोला पुट इन इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास इक्वेशन सेकंड क्या थे, ये थी हमारे पास इक्वेशन सेकंड कि 2b² = a²। जब मैंने 2b² = a² मैंने यहाँ पे वापस लिखा, इसके अंदर a की जगह वैल्यू क्या पुट किया 2c। 2c का मैंने स्क्वायर किया तो ये कितना आ गया हमारे पास 4c²। डन, क्लियर हुआ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये 2 से ये कैंसिल किया तो b² = 2c, यहाँ पे b² अपॉन में 2c इज इक्वल टू कितना आ गया c²। तो इसका मतलब हमने क्या समझा, इसका मतलब ये समझा कि अगर b² डिवाइड हो रहा है 2 से तो b भी डिवाइड होगा 2 से। ये कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमने थ्योरम में पढ़ रखा। अब दिक्कत हमको ये आ गई कि जो हमने ये 3rd इक्वेशन के अंदर बोल के रखा हुआ है, सॉरी पहले फर्स्ट इक्वेशन के अंदर बोल के रखा है a एंड b आर द को प्राइम नंबर। इसका मतलब a और b को कोई नंबर 1 के अलावा डिवाइड ही नहीं कर सकता। लेकिन ये 3rd इक्वेशन बोलता है a इज डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारे पास 4th इक्वेशन क्या बोलता है कि a कहाँ गया, b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। और अगर a और b को 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो को प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना, मतलब जो मैंने सोच के रखा था कि रेशनल नंबर है उसकी प्रॉपर्टीज को ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा। तो अगर नहीं कर रहा तो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा। अब इनको तो बिल्कुल लर्न करना है, ठीक है, बार बार लिखोगे प्रैक्टिस करोगे तो याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th a एंड b इज डिवाइडेड बाय 2, है ना। हमने देखा कि 3rd इक्वेशन 4th इक्वेशन के अंदर कि जो a और b है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, a एंड b हैव एटलीस्ट, कम से कम ये जो 2 है ये तो इसका कॉमन फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। आगे बढ़ते हैं। बट इट कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट, लेकिन ये जो है ये हमारे एक फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, दैट a एंड b आर द को प्राइम नंबर एज इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हमने बोल कर रखा a एंड b को प्राइम नंबर है, इसको ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। और अगर ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस। लेकिन ये क्यों हुआ, ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन, हमारे गलत अजम्पशन की वजह से हुआ। गलत अजम्पशन क्या था, क्योंकि √2 हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। तो हमने क्या बोला कि अगर वो रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, अगर वो रेशनल नंबर नहीं है तो हमें क्या बोलेंगे, सो वी कंक्लूड दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो फिर हम क्या कंक्लूड करेंगे कि जो हमारे पास √2 है वो क्या है, हमारे पास एक इरेशनल नंबर है।
समझ में आई चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा लिखा, सॉल्व किया एंड किया। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इनको लिखना है और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज़्यादा क्या होगा, तुम्हारे लिए बेटर होगा। आगे चलते हैं हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर हम जरा देखते हैं क्या देख के रखा हुआ है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, जैसे हमने रूट 2 को प्रूफ किया उसी तरीके से हमें यहाँ पर रूट 3 के बारे में देके रखा हुआ है कि रूट 3 इज इरेशनल। डन। तो जिस तरीके से जिस प्रोसीजर को हमने इस्तेमाल किया रूट 2 के अंदर, उसी प्रोसीजर को हमने रूट 3 के अंदर भी यहाँ पर करके रखा हुआ है। डन। समझ लेते हैं जरा, है ना, फिर से एक बार, अगर रूट 2 वाला समझ में नहीं आया तो देखो हमने यहाँ पर अगेन यहाँ पे क्या किया कि लेट एज्यूम दैट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। हमने सबसे पहले एज्यूम किया कि ये जो हमारे पास रूट 3 है वो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसी को लास्ट में जाके क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे कि भैया ये रैशनल नंबर नहीं है। देखो तो हमने क्या बोला कि अगर हमने रैशनल नंबर बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि रूट 3 को मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, where p and q are the integers and q is not equals to 0। अभी जो p अपॉन में q है ना, ये कुछ ऐसा भी हो सकता है 6 अपॉन में 36, जो कैंसिल होकर हमारे पास 1 अपॉन में 6 आ जाता है, ठीक है। तो वही आगे मैंने इसको एक्सप्लेन किया क्या कि सपोज p and q have a common factor other than 1, मतलब 1 के अलावा भी p और q के दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आफ्टर डिवाइडिंग बाय दैट कॉमन फैक्टर, अगर मैं उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दूंगा तो डिवाइड करने के बाद ये क्या बन जाएगा, a अपॉन में b। और यहाँ पर a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। यहाँ पर a और b को प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया कि a और b को ये जो हमारे पास 1 है, 1 के अलावा कोई डिवाइड नहीं कर सकता। और मेन जो कहानी स्टार्ट होती है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि भैया हमने को प्राइम नंबर सोच के रखा हुआ है, लेकिन ये को प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं, तो हमने यहाँ पे लिया रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन में b, इसको ऊपर लेके गए तो ये रूट 3b इज इक्वल टू a हो गया। और जब मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने पे क्या आ गया, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने इसको भी मार्क कर लिया सेकंड इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या है कि 3 को जब मैं नीचे डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो अगर ये a स्क्वायर को यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो कुछ ना कुछ तो आंसर आ रहा है। वो आंसर क्या हमारे पास, b स्क्वायर। तो इस इक्वेशन का मतलब हमें ये समझना है कि अगर मैं a स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है b स्क्वायर। डन। तो हमने क्या बोला कि हियर a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3 और a स्क्वायर हमारे पास 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर a स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या कि a भी 3 से डिवाइड होगा। ये हमने थ्योरम के अंदर पढ़ रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर ये डिवाइड होगा इसका मतलब क्या हुआ कि a डिवाइडेड बाय 3, जब मैं डिवाइड यहाँ पे करूंगा तो डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर क्या आ जाएगा, c। तो हमने इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया तो a इज इक्वल टू 3 से हमने इसको उठा के इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट कर दिया। एंड पुट करने के बाद जब मैंने इसे पूरा पूरा सॉल्व किया, देखो जहाँ पे a की जगह मैंने 3c पुट किया, 3c का स्क्वायर किया तो 9c स्क्वायर, ये कैंसिल होके यहाँ पे 3, तो मैंने b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर और b स्क्वायर ये 3 को नीचे लेके आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो b स्क्वायर अपॉन में 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, c स्क्वायर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि b स्क्वायर को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास आंसर आ रहा है। और जब कुछ ना कुछ आंसर आ तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि हियर b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3, जो b स्क्वायर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। और अगर ये b स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या कि b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3, तो जो हमारे पास b है वो 3 से डिवाइड होगा, है ना। आगे चलते हैं, मेन कहानी इन्हीं हमारे पास 3 इक्वेशंस पे आ जाती है। फर्स्ट इक्वेशन बोलता है a एंड b हमारे पास को प्राइम नंबर है, इसका मतलब a और b को कोई दूसरा नंबर 1 के अलावा डिवाइड नहीं कर सकता। हमारे पास थर्ड इक्वेशन बोलती है नहीं, a को तो 3 डिवाइड कर रहा है, और जो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन बोलती है a को हमारे पास b को भी 3 डिवाइड कर रहा है फोर्थ इक्वेशन में। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ के अंदर a और b डिवाइडेड बाय 3 ये डिवाइड हो सकते हैं। और अगर ये डिवाइड हो सकते हैं, इसका मतलब क्या कि a एंड b हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर, कम से कम 3 मतलब 3 नहीं, ये 3 जो है ये तो कॉमन फैक्टर होगा ही होगा।
लेकिन ये हमारे फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि ए और बी हमारे पास को प्राइम नंबर है, जैसा हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर ये बोल के रखा हुआ है। इसका मतलब क्या कि ये कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए आया है क्योंकि हमने गलत अजम्पशन लिया है। गलत अजम्पशन क्या लिया है? गलत अजम्पशन ये लिया कि √3 हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर। सो वी कंक्लूड दैट √3 इज अ रेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे फाइनली क्या कंक्लूड करेंगे कि √3 हमारे पास क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था और इस तरीके का एक्सरसाइज में भी एक बिल्कुल सेम टू सेम सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है। आगे चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये उसी से हमारे पास मिलता जुलता क्वेश्चन दे के रखा है कि शो दैट 5 माइनस में √3 इज इरेशनल। अच्छा, अब यहाँ पे जरा ध्यान समझना, जब ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है ना, तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से आता है कि शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। वहां पे बाकायदा मेंशन रहता है कि √3 हमारे पास इरेशनल नंबर है, और यहां पर अपने बुक के अंदर ये अंडरस्टूड रहता है कि √3 हमारे पास क्या होगा? इरेशनल नंबर। मतलब बेसिकली एक रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस अगर मैं निकालता हूं तो वो भी क्या होता है? हमारे पास इरेशनल नंबर। इस चीज को प्रूफ करना। और अगर ये वाला क्वेश्चन आया ना तो पिछले वाले क्वेश्चन को छोड़ देना, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा इजी रहता है सॉल्व करना। ठीक है, मतलब आसान रहता है, मैं तुम्हें बताऊं तो। चलो जरा इसका प्रोसीजर जरा समझ लेते हैं। ठीक है, कि इसका प्रोसीजर हमारे पास क्या होता है। डन। शो दैट 5 माइनस में √3 इज द इरेशनल नंबर। सेम टू सेम तरीका क्या, मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? अरे कहाँ गया? मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि लेट 5 माइनस में √3 इज अ रेशनल नंबर। हमने यहाँ पर ये मान लिया कि जो हमारे पास 5 माइनस में √3 है ये एक रेशनल नंबर है। अगर 5 माइनस में √3 हमारे पास एक रेशनल नंबर दे के रखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 माइनस में √3 को मैं ऐसे p अपॉन में q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, कॉमा यहाँ पे मैं बोलूँगा कि p एंड q r ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास इंटीजर्स, कॉमा q इज नॉट इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ पे बोला कि 5 माइनस √3 इज इक्वल टू p अपॉन में q। अब इसी को हमें इस तरीके से रीअरेंज करना, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर ये जो वैल्यू दे के रखा हुआ ना, इसको हमें रीअरेंज करना रहता है। ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर हम ऐसा रीअरेंजमेंट करेंगे जहाँ पर कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी जहाँ पर रैशनल और इरेशनल दोनों आएगा। करना क्या रहता है इसमें? करना ये रहता है कि हमें रैशनल नंबर्स को एक साइड और इरेशनल को एक साइड, मतलब इंटीजर्स को एक साइड, और जो रैशनल वैल्यू जो दिखते हैं ना, ये √3 जो गिवन रहेगी एग्जाम में, उसको मुझे एक साइड करना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि 5 माइनस p अपॉन में q इज इक्वल टू, ये माइनस √3 को तो उस साइड भेज दूंगा, तो ये कितना आ गया मेरे पास? √3। पहले बताओ ये क्लियर हुआ? तो 5 माइनस p अपॉन q इज इक्वल टू क्या कर दिया? √3। और यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो अपॉन में 1 लेके ये हो गया मेरे पास q, ये ऊपर चला गया, तो 5q माइनस में p इज इक्वल टू √3। और यहीं पर अब हमें समझने की बारी है। पहले समझाता हूँ फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हमने यहाँ पर साफ साफ क्लियर मेंशन करके रखा है कि जो p हैं और जो हमारे पास q दे के रखा हुआ है, ये p एंड q ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। अब आप जरा मुझे बताओ कि अगर p और q इंटीजर हैं तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, ध्यान देना है ना, ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये 5q माइनस में p, ये अगर p और q ये सारे के सारे इंटीजर्स वैल्यू हैं, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के बाद क्या ये रैशनल नंबर आना चाहिए, क्योंकि ये इंटीजर्स है। और अगर ये मेरे पास रैशनल नंबर आना चाहिए, इसका मतलब क्या कि इसको सॉल्व करके तो रैशनल वैल्यू तो आ नहीं रहा है, क्योंकि हमें पता है कि √3 जो है वो क्या है? √3 हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो तुम्हें लगता कि यहाँ पर ये जो बीच में इक्वल्स टू आ गया कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होगा, ये एक्चुअल में इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि p और q इंटीजर्स है तो इधर रैशनल वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन आ क्या रही है हमारे पास? इरेशनल। तो यहाँ पर मैं फिर अब लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखो ध्यान देना, अरे ये कहाँ से आ गया? चलो देखो, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि हियर p एंड q आर, क्या है हमारे पास? p एंड q आर द इंटीजर्स। ये जो p और q दे के रखो ये इंटीजर्स है, और अगर ये p एंड q हमारे पास इंटीजर दे के रखा हुआ है तो 5q माइनस p, यहाँ पर लिखता हूँ 5q माइनस p अपॉन में q
इज अ रैशनल नंबर, या फिर इज अ क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूँ विल बी अ रैशनल नंबर, यहाँ पे हटाते हैं हम, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, विल बी अ रैशनल नंबर। डन, क्लियर हुआ। हमने क्या बोला कि p एंड q हमारे पास इंटीजर्स है, तो अगर मैं यहाँ पे 5q माइनस पी अपॉन में q करूंगा तो ये हमारे पास क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। बट यहाँ पे लिखता हूँ बट वी नो दैट √3 इज अ, √3 है ना, दो ध्यान से, लेकिन जो हमारे पास √3 है, बट वी नो दैट √3 इज एन क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। जो हमारे पास √3 है ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर होगा, और अगर ये इरेशनल नंबर होगा और ऊपर वाला रैशनल नंबर होगा तो ये तो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि यहाँ पे लिखता हूँ दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption, ठीक है। ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारे पास क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत अजम्पशन लेके रखा हुआ है। क्या था गलत अजम्पशन, दैट इज 5 माइनस में √3 इज अ रैशनल। हमने ये एक गलत अजम्पशन लेके रखा हुआ है, तो हमने बताया कि ये गलत अजम्पशन की वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे लास्ट में ये लिख देता हूँ, सो वी कंक्लूड दैट, हम क्या कंक्लूड करेंगे, सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस में √3 इज एन क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक टाइप के अंदर तो हमें ये पूछा जाता है, ठीक है, कि दो नंबर्स मतलब एक रैशनल और इरेशनल को दे देगा, और दूसरा या तो पूरा का पूरा हमारे पास एक सिंगल वैल्यू √3, √5, √7 ही दे देगा। तो बेसिकली इस फ्रेम को, जो लाइंस वगैरह हैं, इनको हमें समझ के बेसिकली प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें याद हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा ईजी है ये। डन, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 7 जा देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर क्या देके रखा हो कि शो दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। अब अगेन यहाँ पर हमारे पास कोई सिंगल वैल्यू नहीं देके रखा हुआ है, मतलब हमारे पास रैशनल एंड इरेशनल का मल्टीप्लाई देके रखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि लेट एज्यूम दैट द 3√2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। जो प्रोसीजर हमने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर किया, सेम टू सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पर भी करना है। तो हमने क्या बोला कि देन 3√2 इज इक्वल टू p अपॉन में q, और यहाँ पर p एंड q क्या होंगे, हमारे पास इंटीजर्स होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि √2 इज इक्वल टू p अपॉन में ये जो 3 है इसको मैं नीचे पहुँचा दिया, क्योंकि मुझे रैशनल एंड इरेशनल को अलग अलग करना है। अब अगेन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो p और q हमारे पास इंटीजर है, और अगर ये इंटीजर है तो नीचे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर भी दूंगा तो ये जो वैल्यू आएगी ये तो हमारे पास क्या आएगी, रैशनल आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ये क्या आ रही है, ये हमारे पास इरेशनल आ रही है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आया है, हियर p एंड q आर द इंटीजर्स, तो ये जो हमारे पास क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन हमें पता है कि √2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होता है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये क्यों आए हैं, तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन, हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन आया है। डन, क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सो वी कंक्लूड दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। समझ में आया, ठीक है। सो अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चन करे, एग्जाम्पल्स के सारे क्वेश्चंस करें। अब ये तुम्हारे होमवर्क है आज के, और ये होमवर्क मुझे उम्मीद है तुम सभी के सभी कंप्लीट कर लोगे। इजी क्वेश्चंस देके रखे हुए हैं, जैसे 6 माइनस में √5, 6 माइनस में √5 हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, 6 माइनस में √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करना है। और √5 को तुम्हें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, ठीक है, जो कि अभी आएगा हमारे पास √5, ठीक है। अगेन 5 माइनस में √2, ठीक है। यहाँ पे √11 एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हें बाकायदा सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद पीडीएफ बनाना है, एंड पीडीएफ बना के मुझे इस नंबर पे सेंड करना है। बहुत सारे बच्चे सॉल्व करना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तुम कब स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। अगेन
अगर आप कंफर्टेबल है, ठीक है, तो हम अलग अलग सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल है, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आके पढ़ सकते हैं। अगर आप महू के आसपास रहते हैं, ठीक है, तो हमारा आरंभ क्लासेस करके, ठीक है, हमारा ऑफलाइन सेंटर भी चलता है, आप यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज, पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।